सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वैश्विक एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है। तो आंसर होगा 26वां स्थान। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वैश्विक एआईसीटी इंडेक्स 2025 की। इसको जारी किया काउंटर पॉइंट रिसर्च, जो कि एक मार्केट रिसर्च फर्म है। और इसमें मतलब ये जो इंडेक्स है वैश्विक एआईसीटी इंडेक्स, इसमें टॉप पर सिंगापुर है, फिर दूसरे पे सियोल है जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल है, और तीसरे पे बीजिंग है। वहीं भारत में टॉप पर कौन सा शहर इस इंडेक्स में टॉप पर है, तो बंगलुरु, और ये पूरे विश्व में 26वें स्थान पर है। भारत में तो टॉप पर है लेकिन पूरे विश्व में 26वें स्थान पर है। वैसे बंगलुरु के अलावा भारत का मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता को भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन बंगलुरु आप याद रखना भारत में टॉप पर है, विश्व में 26वें स्थान पर है। किस मामले में? एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में। मतलब इस इंडेक्स में एआई में मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शहरों की दक्षता, निवेश और नवाचार का मूल्यांकन करके ये रैंकिंग तैयार की गई है। मतलब इन शहरों में एआई में स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल रहा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, एआई का उपयोग कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ये रैंकिंग तैयार की गई है। तो याद रखना है वैश्विक एआई सिटी इंडेक्स 2025 आया है। पूरे विश्व में टॉप पर सिंगापुर है और भारत में टॉप पर बंगलुरु है। बंगलुरु पूरे विश्व में 26वें स्थान पर है। अब एआई की बात है, क्योंकि इंडेक्स से संबंधित कल ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स मैंने आपको रिवाइज करवाए थे, तो आज एआई से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। याद रखना भी भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए किस कंपनी का चयन किया था? सर्वम एआई बंगलुरु का एक स्टार्टअप है। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की थी। देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल V2 को लॉन्च किया सर्वम एआई ने। भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल ये है भारत जैन, इसको डेवलप्ड किया आईआईटी बॉम्बे ने। और भारत का पहला एआई केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये कहाँ पर शुरू हुआ? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। यशोदा एआई अभियान अभी राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया। हैदराबाद का एक सरकारी अस्पताल है जिसमें एक एआई टूल लॉन्च किया गया जिसकी मदद से बिना सुई लगाए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। इस एआई टूल का नाम है अमृत स्वस्थ भारत। और एआई डीप फेक के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट किसने पारित किया? यूएसए। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहां पर लॉन्च किया गया? दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर। गूगल डीप माइंड ने अल्फा जीनोम नाम से एक नया एआई मॉडल विकसित किया। भारत का पहला एआई प्लस कैंपस ये कहाँ पर खुलेगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश। उसके अलावा भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी ये कहाँ पर शुरू हुई? वदमना विलेज, नागपुर, महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी ये बनाई जाएगी। किसके द्वारा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाएगा। और सड़क सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य ये बना था उत्तर प्रदेश ही। ठीक है, तो एआई से संबंधित ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य देश अभी कौन सा बन गया? तो आंसर होगा मालदोवा। तो अभी मालदोवा देश ये अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूर्ण सदस्य बन गया है। कौन से नंबर का? 107वां। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला ये 107वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। देखो, पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं, फिर मालदोवा भी मैं आपको लेकर के चलूंगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो स्थापना है 2015 में पेरिस में जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि COP21 हुआ था, उसी दौरान इसको स्थापित किया था भारत और फ्रांस ने मिलकर के। और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा गुरुग्राम, हरियाणा में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ये अब बन गए हैं आशीष खन्ना। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्देश्य क्या है? जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना। और आपको ये भी बता दूं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने ही पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और वैसे तो इसका फुल मेंबर कंट्री आज हमने देखा 107वें नंबर का बना ये मालदोवा, लेकिन एक तो ये 100 नंबर का जरूर याद रखना। 99, 100 और 101 इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। तो 100वें नंबर का बना था पराग्वे, 101वें नंबर का नेपाल और 99 नंबर का स्पेन बना था। बाकी ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए 2030 तक $100 बिलियन जुटाना चाहता है, ये इनका लक्ष्य भी है।
उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश ये मॉरिशस बना था। ये भी अच्छा प्रश्न रहेगा। अब बात मालदोवा की हुई थी, तो ये रहा मैप में मालदोवा। ये एक यूरोपियन देश है। कैपिटल इसकी चिशिनाउ हो गई। करेंसी है मालदोवन लीव। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अगस्त को। तो हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसका 11वां संस्करण है। अच्छा, 7 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस आंदोलन ने भारतीयों को स्वदेशी वस्त्र और उत्पाद अपनाने के लिए प्रेरित किया और ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार किया। इसीलिए 7 अगस्त को यह दिवस चुना है। पहली बार हमने इसको 2015 में चेन्नई में मनाया था। थीम क्या है इस बार की? हथकरघा, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। वैसे 7 अगस्त को 2 दिवस और हैं। एक तो भाला फेंक दिवस, आप जानते ही हो, 7 अगस्त को ही मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए भाला फेंक में गोल्ड जीता था और ये भारत के लिए एथलेटिक्स में देश का पहला ओलंपिक गोल्ड था। कितनी दूर भाला फेंका था उन्होंने उस वक्त? 87.58 मीटर। और अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वो MS स्वामीनाथन जी की जयंती को, जो कि होती है 7 अगस्त को, सतत कृषि दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, तो 7 अगस्त को ये 3 दिवस हमने देखे। चलो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं कि अभी तक अगस्त में कौन कौन से दिवस हैं। ज़्यादा नहीं है, फिर भी देख लो। 1 अगस्त को एक तो राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ये 4 दिवस तो 1 अगस्त को हो गए। 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे होता है और ये 7 अगस्त को आज मैंने आपको तीनों बता दिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा S राधा चौहान को। तो अभी उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं S राधा चौहान और इन्हीं को अभी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन यानी कि क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? आदिल जैनुल भाई का स्थान लिया है S राधा चौहान ने। और अगर क्षमता निर्माण आयोग की बात करें, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की, तो भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2021 को की गई थी, मिशन कर्मयोगी पहल के एक भाग के रूप में। तो ये आयोग सिविल सेवा क्षमता निर्माण सुधारों के संरक्षक के रूप में काम करता है और ये सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम आधुनिक, प्रासंगिक और भारत की उभरती शासन आवश्यकताओं के अनुरूप हो। तो सिंपल सा इनका नाम याद रखना, S राधा चौहान का। कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। देखो, अभी RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, हेड बनी थी कौन? सोनाली मिश्रा। LIC के MD CEO बने R दोर्रे स्वामी। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष बने नितिन गुप्ता। एयरडाई के नए अध्यक्ष अजय सेठ। संसद TV के CEO उत्पल कुमार। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बने संजय सिंघल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर A राजराजन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO संजोग गुप्ता बने, इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला MD CEO प्रिया नायर बनी। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता। गोवा के राज्यपाल अशोक गणपति राजू। ये 3 जगह अभी नए गवर्नर बने थे, ध्यान में रखना। एक तो ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता, गोवा के राज्यपाल अशोक गणपति राजू और हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर आशिम कुमार घोष। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष अभिजात सेठ बने थे। तो ये सब अपॉइंटमेंट्स हैं नए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एक बुक आई है द कॉन्साइंस नेटवर्क। इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सुगाता श्रीनिवास राजू ने। तो बुक का नाम है द कॉन्साइंस नेटवर्क और लेखक कौन है? याद रखना, सुगाता श्रीनिवास राजू। तो इस बुक में बताया गया है कि जब इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, तो उस समय अमेरिका में भारतीय युवा प्रवासियों ने भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अहिंसक और नैतिक विरोध किया था। तो उस सब के बारे में इस बुक में बताया गया है। द कॉन्साइंस नेटवर्क इसका नाम है। लेखक का नाम याद रखना, सुगाता श्रीनिवास राजू। अब बुक्स एंड ऑथर का प्रश्न आ गया। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊं। लगातार 2-3 दिन से तो मैं आपको बुक्स रिवाइज करवा ही रहा हूँ, है ना। तो देखो, और डेली अलग अलग शीट लेकर के आ रहा हूँ मैं, है ना। तो रिवाइज करते रहो। जैसे कि अभी एक बुक आई थी छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, इसको लिखा अभिजीत बनर्जी ने। और दीपा मलिक जो कि पैरा एथलीट है, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी ब्रिंग इट ऑन। सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी आई थी स्टम्प्ड, हाउ इंडिया स्केल्ड
MTG20 को लिखा अमिताभ कांत ने। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस केएस चौहान ने लिखा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा को लिखा पंकज मिश्रा ने। सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड को लिखा संघमित्र चक्रवर्ती ने। और इंडियन रेनेसांस मोदी डिकेड इसको लॉन्च किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने और इसको संपादित किया डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने। द महात्मास मैनिफेस्टो को लिखा राजेश तलवार ने। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर ने अपनी बुक लॉन्च की है, उसका नाम है कर्मयोगिनी वीरांगना। IM ये बुक का नाम है, इसको लिखा गोपीचंद हिंदुजा ने लॉन्च किया था, हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि इस्तीफा दे दिया ना इन्होंने, जगदीप धनखड़ ने। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज को लिखा नमिता गोखले ने। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे कैंसरकारी घोषित किया है? तो अच्छा प्रश्न है ये। सही उत्तर होगा हेपेटाइटिस डी को। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी यानी कि कैंसर का कारण बनने वाला घोषित किया है। मतलब इससे लीवर कैंसर हो सकता है। और आपको बताइए, मैंने आपको कई बार बताया कि हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर। तो अभी WHO ने यही कहा है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस डी है तो वो कैंसर का कारण हो सकता है। और कहाँ का कैंसर, या कहाँ पे? लीवर में। लेकिन याद रखना, ये भी उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस डी केवल उन्हीं लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें पहले से हेपेटाइटिस बी हो चुका हो। तो ये वायरस संक्रमित रक्त, असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित इंजेक्शन या कभी कभी जन्म के दौरान मां से बच्चों में फैलता है। देखो, हेपेटाइटिस डी के लिए वैसे तो कोई दवाई नहीं है और इसमें केवल हेपेटाइटिस बी का ही टीका लगाया जाता है जो दोनों वायरसों से सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा, कैंसर की बात हो रही है तो कैंसर जब भी आप सुनते हो तो दो प्रश्न आपके माइंड में आने चाहिए कि स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। और वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टैटिक देखेंगे, लेकिन हमने कहा हेपेटाइटिस की बात चल रही है ना, और ये प्रभावित करता है किसको? लीवर को। तो लीवर से संबंधित आज जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना। एक तो ये याद रखो पहले कि वर्ल्ड लीवर डे कब होता है? 19 अप्रैल को। और अभी जो हमने मनाया उसकी थीम थी फूड इज मेडिसिन। स्टडी ऑफ लीवर हेपेटोलॉजी कहते हैं। और हेपेटाइटिस रोग में हमने कहा लीवर में सूजन आ जाती है, लीवर को प्रभावित करता है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना, ग्लैंड है। और मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन, ये लीवर ही है। इसे शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला है। और जहरीले पदार्थों का विषहरण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन ये लीवर में ही होता है। और भ्रूण के अंदर शुरुआती अवस्था में रक्त का जो निर्माण है वो मुख्य रूप से लीवर में ही होता है। उसके बाद प्लीहा यानी कि स्पीन में, और जन्म के बाद अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में होने लगता है। और पित्त रस बाइल जूस की बात करें तो इसका निर्माण लीवर में होता है, पर ये इकट्ठा कहाँ पे होता है? गॉल ब्लेडर में। और पित्त रस यानी कि बाइल जूस का काम क्या होता है? वैसे ये वसा के पाचन में उपयोगी होता है। वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है जिससे पाचन आसान हो जाता है। और विटामिन ए लीवर में जमा होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक रीजनरेशन पावर ये लीवर की होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको लीवर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रिवाइज करवाएं। बहुत सारे प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना। बाकी WHO की भी बात कर लें। स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड और हेड है टेड्रोस अधानोम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभी मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी 2.0 योजना को किसने शुरू किया गया या कहाँ पे शुरू हुई है? तो आंसर इसका हो जाएगा असम। इसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी इसका दूसरा चरण, दूसरा फेज फिर से शुरू हुआ है असम में। तो याद रखना, असम के जो मुख्यमंत्री कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा जी। अभी उन्होंने ही असम के गुवाहाटी से ये मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी 2.0 योजना को शुरू किया है। उद्देश्य साफ है, लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर जो रेट है उसको कम करना और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, और उसके लिए वित्त सहायता भी ये प्रदान करेंगे। और किस प्रकार से? अगर बच्ची हाई स्कूल में पढ़ने जाती है तो 10 महीने तक पर मंथ 1,000 रुपये उससे मिलेंगे। और ग्रेजुएट लेवल पे अगर वो ग्रेजुएशन करती है तो छात्रा को हर महीने 1250 रुपये मिलेंगे। और ग्रेजुएशन के बाद भी अगर वो नहीं रुकती, पोस्ट ग्रेजुएशन करती है, तो उस केस में छात्रा को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। तो यह है मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना। इसका भी दूसरा चरण शुरू हुआ। कहाँ पे? असम में। अब बात असम की है तो ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल दिसपुर हो गई।
मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया, पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक, वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, फल है काजी नींबू। लोक नृत्यों की बात करें, बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया। शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस सत्रिया है। और बिहू महोत्सव होता है, वांचुआ महोत्सव होता है, बेको महोत्सव होता है। असम का 7वां नेशनल पार्क ये देहिंग पटकाई नेशनल पार्क बना था। इससे पहले 6 नेशनल पार्क कौन कौन है? रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। भारत का पहला तेल का कुआं ये कहाँ पे खोजा गया था? डिगपोई असम में। भारत का सबसे लंबा नदी पुल करना भूपेन हजारिका है, डोलो सादिया पुल बोलते हैं, लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर है ये। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी देखें असम से, तो याद रखना असम ये देश का पहला राज्य है जिसके पास अपना खुद का सैटेलाइट है, नाम है असम सेट। टाइम मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची आई थी, उसमें किस भारतीय महिला को शामिल किया गया? असम की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। और अभी असम ये भारत का पहला राज्य बन गया जिसने बायो E3 पॉलिसी को अपनाया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान यहाँ शुरू हुआ। इंडियन आर्मी और असम पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन गोस्ट सिम लॉन्च किया। और गज मित्र नाम से एक पहल ये यहाँ पे शुरू हुई थी, इंसानों और हाथियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, कम करने के लिए। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क को असम में लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना भी यहाँ पे शुरू हुई थी। तो ये सब बातें असम से हमने पढ़ी थी करंट अफेयर्स में, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ध्रुव स्पेस पहला व्यावसायिक मिशन लीप 1 किससे लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा फॉल्कन 9। तो ध्रुव स्पेस ये एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। कहाँ की है? हैदराबाद की कंपनी है, याद रखना। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और अभी ये स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 के जरिए अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन लॉन्च करेगा। उसका नाम है लीप 1। लीप मतलब हो गया, इसकी फुल फॉर्म भी है देखो। एल मतलब हो गया लॉन्च, एक्सपेरिमेंट, एनालाइज, प्रोग्रेस। और इस मिशन के जरिए ये ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इंटरनेशनल पेलोड्स को लॉन्च करेंगे, यानी कि अंतरिक्ष में भेजेंगे। और इससे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इंटरनेशनल पेलोड्स को अंतरिक्ष में भेजेंगे। और ये किस कंपनी के होंगे? ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों की। बाकी ध्रुव स्पेस की बात कर लें, ये शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी 2012 में और मुख्यालय हमने कहा हैदराबाद में है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको स्पेस से संबंधित जो करंट अफेयर्स अभी बने हैं वो सारे आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। एक आपको याद होगा, दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन क्षमता का प्रोपेलेंट मिक्सर ये लॉन्च किया था किसने? इसरो ने। ये दुनिया का सबसे बड़ा था। और दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट, इसको लॉन्च किया था। अंतरिक्ष स्टार्टअप है दिगंतारा, बंगलुरु का है उसी ने। और अभी इसरो के अध्यक्ष ने कहाँ पर? श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर को शुरू किया था IIT मद्रास में। और इसरो के द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? माइक्रो प्रोसेसर हैं ये दोनों 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं। ये भारत में अपनी तरह का पहला प्रयास था। और इसके अलावा इसरो ने 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया था। गगनयान मिशन आप जानते ही हो, ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को हम इस मिशन में भेजेंगे जो उन्हें 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्पेस में लेकर के जाएगा। अभी निसार सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया था हमने? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस रॉकेट से? ये जरूर याद रखना, GSLV F-16। ये नासा और इसरो का एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और ये दुनिया का सबसे महंगा अर्थ नेविगेशन सैटेलाइट भी है, जिसकी लागत है लगभग 13,000 करोड़। आप मुझे यहाँ पे निसार की फुल फॉर्म बता देना कि निसार की फुल फॉर्म क्या है। और अभी इसरो ने कहाँ पर होप मिशन सेटअप स्थापित किया था? लद्दाख में, लद्दाख की तसुकार घाटी में। ठीक है, तो ये सब स्पेस से संबंधित अभी हमने करंट अफेयर्स में प्रश्न पढ़े थे, मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, इंडसइंड बैंक के MD CEO के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजीव आनंद को। तो अभी राजीव आनंद को इंडसइंड बैंक का नया MD CEO बनाया गया है। उन्होंने सुमंत कठपालिया को रिप्लेस किया, मतलब सुमंत कठपालिया का स्थान लिया है। और अब इंडसइंड बैंक के नए MD CEO बन गए राजीव आनंद। इंडसइंड बैंक की बात करें, स्थापना होती है इसकी 1994 में और इसके फाउंडर थे SP हिंदुजा और हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिल जाएगा। इसकी टैगलाइन क्या होती है? तो इसकी टैगलाइन होती है वी मेक यू फील रिचर। बाकी ऑप्शंस में देखोगे, आज मैंने वैसे बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स आपको रिवाइज करवा भी दिए थे अलग से,
फिर भी ऑप्शंस में देख लो एक बार। कल्याण कुमार, ये बैंकिंग वाले ही ऑप्शंस लिखे मैंने यहाँ पे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ बने अभी। आशीष पांडे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ बने थे। और श्रीनिवासुलु शेट्टी, जो कि वैसे तो एसबीआई के चेयरमैन है, लेकिन अभी भारतीय बैंक संघ का, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का भी इनको चेयरमैन बनाया गया था। तो ये वाला भी याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। अब प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि देश की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो देश की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन ये अक्टूबर 2025 में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में किया जाएगा। इसका आयोजन आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा और यह एक लीग टूर्नामेंट है। इसमें 6 टीमें हिस्सा लेंगी। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत में आर्चरी के लिए ये गवर्निंग बॉडी है। स्थापना होती है 1973 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली और प्रेसिडेंट है अर्जुन मुंडा। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना। बाकी डेली इसकी क्विज बना करके अपलोड कर दी जाती है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो जाकर के इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रिविजन करोगे, चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। एग्जाम टाइम पे आप चीज़ों को भूलोगे नहीं, कन्फ्यूज नहीं रहोगे। तो रिविजन तो करना पड़ेगा, तो टेस्ट के माध्यम से करते रहो, उसमें कम समय लगेगा और चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। और बाकी देखो, मंथली और वीकली वाले वीडियोस में बनाता था, लेकिन अभी उनको बनाना बंद कर दिया। टाइम का भी इशू है और दूसरी बात, उन वीडियोस पे रेस्पॉन्स भी बिल्कुल नहीं आता है, इसीलिए अभी उनको बंद कर दिया। लेकिन उनके स्थान पे मैंने क्विज बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो क्विज आपको मिल जाएगी मंथली और वीकली अब से, अगस्त महीने से मिल जाएगी। मतलब तो अगस्त का पहला वीक यानी कि 1 से लेकर 7 तारीख तक के जो भी पहले वीक में प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो आपको पहली वीक की क्विज में मिल जाएगी। वीकली सेक्शन वाले में आप चले जाना, वहाँ पे आपको क्विज मिल जाया करेगी। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल ही जाती है। टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में किस देश की पुरुष और महिला टीम ने गोल्ड जीता? अर्जेंटीना। और MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, इस बुक को लिखा प्रियंबदा जयकुमार। और अभी हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल के पास पहली बार नौसैन्य अभ्यास किया? तो फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ ने दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजार में भारत को कौन सा स्थान दिया? 5वां। और हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निशोध नामक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया? IIT मद्रास। फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी कहां पर शुरू करेंगे? हैदराबाद। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO IRCH कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई? गाजियाबाद। पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को जारी किया नीति आयोग ने। भारतीय राजनीतिज्ञ सत्यपाल मलिक का भी निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो जम्मू कश्मीर। और आखिरी प्रश्न था हिरोशिमा डे मनाया गया 6 अगस्त को। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो आंसर होगा 14वें स्थान पर रहा भारत। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।